अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ, आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आजकल हमारे किसान भाई सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर एहतजाज हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि इनके कोई बहुत से मुतालबात हैं, इनके साथ कहीं कोई ज़्यादती हो रही है और वो हुकूमत की तरफ से हो रही है। हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है, फेस्को के ख़िलाफ़ एहतजाज है और उस माफिया के ख़िलाफ़ एहतजाज है जो इन्हें पिछले कुछ दिनों से तंग कर रहा था कि खाद की कीमतों में इजाफा, फिर खाद ब्लैक में फ़रोख्त हो रही थी, तो उस वक्त सारा जो अगर कोई पिस रहा था तो वो हमारे किसान थे। इसलिए आज के इस प्रोग्राम को हम अपने किसान भाइयों के नाम करते हैं और आज हमारे साथ किसान तंजीम के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। किसान इत्तेहाद के मार मोहम्मद वाजिद नौल साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना मुश्ताक साहब। ये हमारे तहसील सदर हैं किसान इत्तेहाद के। दोनों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ और आज की बात किसानों के मसाइल पर और उसके हल पर होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग हमेशा एहतजाज क्या आपने ज़िम्मे ले लिया एहतजाज करना? आजकल आपका एक एहतजाज चल रहा है, तो ये किस मामले में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने एहतजाज की बात की है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाकर किसानों के मसाइल और उनका हल और उनके इशू पे हमें मौक़ा फराहम किया। तो हम एहतजाज शौक़ से नहीं कर रहे, हम हालात की मजबूरी की वजह से और किसानों के इतने मसाइल हैं कि हम बयान करने शुरू कर दें तो मेरा ख़्याल में घंटे और दिन गुज़र जाएंगे, किसानों का मसाइल और उनका किस्सा ख़त्म नहीं होगा। एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि आजकल फेस्को ने जितनी भी कंपनीज़ हैं, फेस्को, मैपको, एस्को, लेस्को, पेपको, तो हम फेस्को के रिलेटेड कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके हकूक़ की बात करते हैं, उनकी तकलीफ़, उनके मसाइल, उनके हकूक़ पे ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं बतौर ज़िला सदर किसान इत्तेहाद जांगू। तो हम एहतजाज इसलिए करते हैं कि अपने हक़ लेने के लिए घर में बैठे कोई भी नहीं देता, इसलिए एहतजाज अपना पुरअमन एहतजाज ये हमारा आईनी कानूनी इखलाकी राइट है। अच्छा, बिलों में हुआ क्या है? आप हमें बिलों ये में बताएं ना कि आपके बिलों, ये तो कमर्शियल बिल सार्फिन जो है उनका रोना भी है, घरेलू सार्फिन का भी रोना है, आपके साथ क्या ज़्यादती है? हमारे साथ ज़्यादती ये है कि जो ज़राई ट्यूबवेल के बिल बिजली हैं, जिसको ज़राई टैरिफ कहा जाता है, उसमें FPA का, जिसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता है, उन्होंने अगर एक किसान ने 500 यूनिट कंज्यूम किया है तो उसे 1 लाख का बिल थमा दिया गया है। उसमें 70,000 FPA की मद में डाला गया है और ये जुल्म की इंतहा है कि FPA मई के मंथ का अगस्त की बिलिंग में दिया गया, यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर उन्होंने आपको मई का बिल अब आके अगस्त में दे दिया। अगस्त में दिया है कि ये जो पैसे हैं जो फ्यूल प्राइस की मद में दिए जा रहे हैं, ये आपने अगस्त में देने हैं हमें, और हैं ये मई के? जी हैं, मई के ऊपर बिल के ऊपर प्रिंटेड हुआ है। और FPA जो है ये अलमिया है और मैं ये हुकूमत से आपके वसातत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा ये FPA आपने लेना ही था तो ये कहाँ का कायदा और कानून है, कहाँ का असूल है कि हमने मई में जितने यूनिट कंज्यूम किए हैं मेरे कस्टमर ने, किसान ने, तो उससे बिल बिजली जो एनर्जी की कास्ट बनती थी वो बिल हमने पे कर दिया है। मई का बिल जो है वो उसकी बिलिंग जो होती है वो जून में हमने पे कर दिया है। अब हमें अगस्त में जो कि गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी ये हमारे साथ सलूक किया जा रहा है, जिसकी हमने पुरजोर मजम्मत भी की है। हमने रोड के ऊपर आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि इस बिल को आप विदड्रा करें, वे ऑफ करें। हम असल कीमत बिल बिजली देने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान के वो शहरी हैं जो टैक्स पे करते हैं और पुरअमन लोग हैं और किसान तबके से हमारा ताल्लुक़ है और किसान ही तमाम चीज़ें
बाकी शोबों को प्रोवाइड करता है। यानी ये कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो ज़राअत जो है ये रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की, और इस पर ज़रमें लग रही हैं। मैं ये कहूँगा कि ये जो इन पे टैक्सेस का बोझ आ रहा है ये किसान को दबा रहा है, और इसमें किसान तंजीमें भी बहुत सी हैं। अब ये देखना ये है कि क्या सब तंजीमों का मुश्तरका यही मसला है कि वो सब इनके साथ इत्तेहाद में हैं कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में फेस्को लेपको ये लोग इनसे पैसे लेना चाह रहे हैं। तो ये मैं पूछूंगा राना साहब से, क्या बाकी तंजीमें भी आपके साथ हैं? किसान में जो आपकी तंजीमें हैं ना, ये किसी का मुंह इस तरफ है, किसी का मुंह इस तरफ है, कोई कहता है वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता हूँ, तो ये क्या चक्कर? ये बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आवाज़ उठाने का मौका दिया और किसानों की आवाज़ बने। ये आपकी बहुत मेहरबानी है कि किसान एक ऐसा तबका है जिसकी आवाज़ ही कोई नहीं सुनता, और आपने इसमें हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए किरदार अदा किया। हम आपका शुक्रगुजार। जो आपने फरमाया है कि हमारा तमाम मसाइल ही एक है, जितनी तंजीमें हमारी हैं उनके तमाम के मसाइल ही एक हैं, उनका हल ही एक है। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है किसान के साथ, देखिए ना आप, ये जो है अपना दूसरा, किसान की मेहनत का अंदाज़ा लगा कि किसान वो है जो जेठ हाड़ की धूप में, जेठ हाड़ की धूप दर्जा हरारत 50 डिग्री 48 डिग्री तक जाता है, और वो किसान वो धूप बर्दाश्त करता है। और सर्दी का मौसम जिस टाइम बर्फ़ जम रही होती है, किसान की मेहनत का तो कोई मुतबादिल है ही नहीं। गुजारिश तो सुन लें, वो मेहनत करता है और सर्दी में उसकी जो मेहनत का है उस टाइम बर्फ़ जम रही होती है और वो पानी लगाता है। मेहनत आप देख लें किसान की इतनी है, और किसान को मिलता क्या है कि मैंने अब काश्त किया है गन्ना, मुझे इल्म नहीं कि इसका मुझे क्या मिलेगा, रेट का नहीं पता कि जब आप ये मिल में पहुंचेगा उस वक्त इसका रेट क्या हो। मैंने कपास काश्त किया है, मुझे इसका इल्म नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। मेरी मेहनत का अंदाज़ा लगाओ, और खर्चा भी, और खर्चा तो एक अलग चीज़ है ना। सबसे पहले तो जान है ना। ये तो बैठ जाते हैं एसी में, बैठ जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में हीटर में बैठ जाते हैं, गाड़ियाँ भी इनके पास हैं, हम तो धूप में मरते हैं। और हमें तो अब ये आवाज़ उठानी पड़ी है। अब इंशाअल्लाह ताला तमाम किसान बेदार हो चुका है, और इन लोगों से, ये जो 2-4% लोग हैं ना सरमाएदार, जो हमारा खून चूस रहे हैं, हम इनसे इंशाअल्लाह ताला ये अपना हक वापस लेंगे। क्योंकि हम फसल काश्त करते हैं, हमें इल्म ही नहीं भी हमें इससे वसूल क्या होगा, हमारे बच्चे का जो खर्चा वो कैसे पूरा होगा। रेट यानी फिक्स नहीं है, और ना हमें पता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, रेट कम हो सकता है। हम जब देने जाते हैं, फसल देने जाते हैं, वो भी उनकी मर्ज़ी से, और जब हम उनसे कोई चीज़ खाद वगैरह, दवाई, पेट्रोल, बिजली लेते हैं, वो भी उनकी मर्ज़ी से। हमें तो इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा। और ये जो आपने पहले फरमा रहे थे आप कि ज़राअत जो है ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी के इन्होंने 160 टुकड़े कर दिए हैं, और फिर ये कहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर ऊपर जाए। जब तुम्हारी मुआशी पोजीशन ही ज़राअत है और ज़राअत को तुमने नीचे उतार दिया है, तो ये मुआशी तौर पर ऊपर कैसे जाए? सब्सिडी नाम की कोई चीज़ रही नहीं है इसमें, कोई चीज़ नहीं है। सब्सिडी जो ये बढ़ाते हैं ना ये लोग, ये इनका एक चक्कर है। जो भी सब्सिडी जिस चीज़ में लाएंगे उसमें सिर्फ ये घपले मारने के लिए लाते हैं। 10-20 को मिल गई, दूसरे ये गड़ोप कर गए। इन लोगों ने हमारा खून चूस लिया है। आवाम अब बेदार हो चुकी है, और ये जो लोग ऊपर बैठे हैं इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये किसान कितनी मेहनत करता है और इसको हम क्या इसकी मेहनत का बदला देते हैं। अच्छा मार साहब, ये बताइएगा कि आम तासुर ये भी है कि ये जो छोटी छोटी तंजीमें आप लोगों ने बनाई हुई हैं, जहां हम खाद माफिया के आगे ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, वहीं कुछ लोगों का ख्याल ये है कि तंजीमें सिर्फ अपने मफादात तक हैं। आपने अपने मिलों से बिल क्लियर करवा लेते हैं। मसलन आपका कुछ मिल में बिल फंसा है, शुगर मिल में, तो बड़े जो किसान तंजीम के रहनुमा हैं, क्योंकि वो उनका रकबा भी ज़्यादा होता है, उनके पैसे भी ज़्यादा होते हैं, वो इस पावर को शो करके अपने बिल निकलवा लेते हैं, छोटा किसान फिर फंस जाता है। तो अदनान भाई, आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया मेरे साथ, तो मैं इसका आपको आंसर देने को तैयार हूँ कि जो किसान तंजीमों के रहनुमा हैं, उनको लीड कर रहे हैं, वो अपने मफाद को प्रायोरिटी पे रखते हैं और अपना मफाद हासिल कर लेते हैं, और बाकी जो गरीब तबका है वो पिस रहा है। ये आम तासुर है, आम तासुर है। 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ ये किसान पिस जाते हैं। मैं खुद मौजा सुल्तानपुर में खीवा कानोगोई में 50 कनाल का ज़िम्मेदार हूँ।
मैं खुद बिग फार्मर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल छोटा फार्मर हूँ। और छोटे फार्मर का जो इन्होंने इस्तेसाल कर रखा है, फर्टिलाइज़र माफिया जो है और शुगर इंडस्ट्री जो है, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े पेटेंट और बड़े रसूख से और बड़ी ज़िम्मेदारी से आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि मुझे लोग लाइव समात कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमने हमेशा किसान के किसी भी मसाइल पे, किसी भी तकलीफ़ पे, किसी के हकूक़ पे कभी ना कंप्रोमाइज़ किया है, ना करने को तैयार हैं, ना अपना कोई ज़ाती मफाद को कभी प्रायोरिटी पे रखा है। आप अपना ज़ाती मफाद ना लेना है, ये अपने अल्लाह से, अल्लाह के नबी से और अपनी किसान कम्यूनिटी से ये वादा किया है कि ना बिकूँगा, ना झुकूँगा, ना किसी के हकूक़ का सौदा करूँगा। इनके जब तक हकूक़ नहीं मिलेंगे उस वक्त तक किसान की आवाज़ बनकर, सीना तान कर, कोई भी गवर्नमेंट हो, अपना हक लिए बगैर इस फोरम को, इससे पीछे नहीं हटेंगे। खा जितनी हमें मुसीबतें भी आई हैं, हमने कोट लखपत जेल में भी मैं बंद हुआ हूँ, थाना रेस कोर्स लाहौर में प्रोटेस्ट के हवाले से भी बंद हुआ हूँ, यहाँ जंग में भी पूरी इंतज़ामिया को फेस किया है, लेकिन ये उनको पता है कि वाजिद नौल ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है, ये किसानों का हकीकी नुमाइंदा है। ये मैंने प्रैक्टिकली, फिज़िकली। आप बिजली के बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिजली के बिल मैंने खुद भी अपने बंद किए हैं और अपने तमाम किसानों को भी, ये 15 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया है चनियोट मोड़ पे, वहाँ फेस्को के ज़िम्मेदारान गए हैं, लेकिन FPA का जो इशू है और QTR क्वार्टर टैरिफ रेट का, उसका भी उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं, ये हमारे दायरा इख्तियार से बाहर है, आप वफाकी हुकूमत से बात करें। तो आपने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हम 24 तारीख का धरने का ऐलान कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के ईवानों तक पहुंचेंगे और अपना हक लिए बगैर ये टैक्स वे ऑफ करवाने तक वापस नहीं आएंगे। अगर हमारी जान भी चली गई तो ये शहादत की मौत नोश करने पे हमें फ़ख्र होगा। राना साहब, आप बताइएगा कि ये मसला इस वक्त तो है कि बिल का एक मसला चल रहा है कि बिल आप लोग पे साथ ज़्यादती है, ज़्यादा बिल आया है, फ्यूल प्राइस के नाम पर उसमें पैसे एडजस्ट करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। तो उससे पहले जो मसाइल थे, जब खाद नहीं मिल रही थी, जब यूरिया नहीं मिल रहा था, DAP नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? उस वक्त भी सिर्फ सुना है कि जो किसान तंजीमों के रहनुमा हैं, ये पर्चियाँ लेते थे DC ऑफिस से और निकल जाते थे, खुद छोटा किसान फिर सड़कों पर था। मैं गुजारिश ये करता हूँ जनाब बिलाल साहब भाई, बात ये है कि ये जो बातें करते हैं ना लोग, ये गलत बातें हैं। जो किसान है ना, जो किसान का नुमाइंदा है, वो करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि किसान कितना मजबूर और कितना तकलीफ़दार है। जो जिसका किसान के साथ तल्लक नहीं, जो किसान नहीं है, वो करप्शन भी करेगा, वो झूठ भी बोलेगा। ये लोग गलत करते हैं। जो लेते हैं ना पर्चियाँ, उनका हमें इल्म है। वो 25-25 हज़ार बोरी की पर्ची मिलती है MNA को, MPA को मिलती है, जो ब्लैक बेचते हैं। अच्छा, इसमें भी सियासत इन्वॉल्व है? आपके कहने का मकसद ये है कि MPA हमारे आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। यही परवेज़ इलाही का दौर था पिछला, जब ये वज़ीर आला थे। उस टाइम एक मेरा दोस्त था, उसने एजेंसी लेनी थी लाहौर से। हम वहाँ गए उसकी एजेंसी के लिए, वो अपना था डायरेक्टर के दफ्तर में। 25-25 हज़ार, 40-40 हज़ार बोरी की MNA की पर्चियाँ वहाँ आई हैं, जिनके ऊपर वो वहाँ आर्डर हो रहे थे। ये करप्शन ये लोग करते हैं। हम नुमाइंदा बनाकर इनको भेजते हैं यहाँ अवाम, और इन्होंने कभी आवाज़ उठाई वहाँ कि हमारे किसान की क्या आवाज़ है, किसान को क्या तकलीफ? एक नया इशू भी हमारे सामने कर रहे हैं जी। एक दुकान है, मैं उसके पास से एक सौदा लेता हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने उसके पास से सौदा खरीद किया, मैंने पैसे अदा कर दिए, मैं सौदा लेकर घर चला गया। दूसरे महीने वो आ गया कि नहीं, इसका रेट अब चढ़ गया, मुझे रेट दे। ये बात आपने ठीक की है कि रेट ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक मैंने मई में अदा कर दिया, मेरे पास से पैसे ले लिए उन्होंने, तो अब अगस्त में आकर वो कहते हैं कि मई के पैसे दोबारा फिर अदा। आपकी बात दुरुस्त है। अब यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में, आज किसानों की आवाज़ के साथ।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان سید عدنان نور۔ آج کسانوں کے جو مسائل ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں ہم، اور ہمارے ساتھ کسان اتحاد کے صدر عمار واجد نول صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تحصیل صدر رانا مشتاق صاحب، اور ان سے جانتے ہی نہیں ہم نے وزٹ کروایا ہے 12 ریسٹورنٹ چھنگ، اور 12 ریسٹورنٹ کے ٹیسٹ، سروس اور اس کے انوائرمنٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں عمار واجد نول صاحب سے۔ جی کیسا لگا آپ کو یہ چھنگ میں ایک تبدیلی ہے ایک ریسٹورنٹ کی شکل میں؟ تو عدنان بھائی، ہم یہاں پہلی دفعہ اس 12 ریسٹورنٹ پہ آپ کی وساطت سے پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے وزٹ بھی کیا ہے، تو ماشاءاللہ ان کا ٹیسٹ کے حوالے سے بہت اچھا تھا، اور جو ان کی سروس تھی وہ بھی بڑی، اور جنگ میں ہم نے پہلی دفعہ اس کوالٹی کا ریسٹورنٹ کا ماحول جو ہے نا وہ ہم نے آج ہی دیکھا، اس سے پہلے نہیں تھا، تو ہر حوالے سے یہ اپریشیٹڈ اور بڑا اچھا ماحول تھا۔ اچھا ایگزام ران صاحب، آپ کیا کہیں گے ایک ریسٹورنٹ چھنگ میں ایک اچھے ماحول میں؟ ہم نے تو یہاں پہ دیکھا ہے پہلی دفعہ، اور ہمیں خوشی محسوس ہوئی ہے، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے آج یہاں، اور اس کا ہمیں وزٹ کرایا ہے، اور ہم بہت خوش ہوئے ہیں کہ ہمارے شہر میں بھی ایک اچھا ریسٹورنٹ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو سروس ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بڑی بہترین ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم اپنے واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کسانوں کے مسائل پر، تو جہاں بجلی کے بلوں میں کسانوں کو مسائل ہیں وہاں عمار صاحب کیا آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو ڈیزل کے ریٹ ہیں یہ کسان کے لیے فیوریبل ہیں؟ عدنان بھائی، جو ڈیزل کے ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈیزل کی قیمت تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور اب جو ریٹ ہے ڈیزل کا وہ تقریباً 250 روپے ہے فی لیٹر، 250 روپے لیٹر، اور 240 روپے پیٹرول کی پرائس فی لیٹر کی۔ یہ حقیقت میں مزدور، محنت کش کسان اور ہر طبقہ سے یہ ان کی اپروچ سے بہت دور ہے، اور اس مہنگائی نے کسانوں کا، مزدور طبقے کا، دیہڑی دار کا اور عام شہری کا جو جینا ہے نا وہ محال کر رکھا ہے، اور اتنی مہنگائی عروج پہ ہے کہ ہم نے یہ مہنگائی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، جو پریکٹیکلی اور فزیکلی ہم اس کرائسس میں مبتلا ہیں۔ تو حکومت بھی ہوش کے ناخن لے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرے، تاکہ عام آدمی بھی اپنی زندگی ایزی طریقے سے آسانی سے بسر کر سکے۔ یعنی کسان کے مسائل حل ہوں گے تو چیزیں جو ان کے ریٹ کم رہیں گے، اور ہر بندے کی اپروچ میں۔ ہاں جی۔ اچھا ران صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سی حکومت ایسی رہی ہے پچھلے، اگر ہم 10 سے 15 سال کا تھوڑا سروے کریں، کہ جو کسان کے لیے کوئی فائدے مند رہی ہے؟ وہ جو حکومت صدر ایوب کی تھی نا، وہ ہماری ہوش سے پہلے تھی، وہ ہمارے بزرگ بتاتے اچھا، صدر مشرف صاحب کی یا میری گزارش تو سنو، جی جی، انہوں نے کسان کے لیے کچھ کیا تھا کہ انہوں نے بلا سود ایک کوآپریٹر بینک بنایا تھا، جو وہ بغیر سود قرضہ دیتا تھا، وہ فوجی تھے، اس کو ڈکٹیٹر بولا جاتا ہے۔ انہوں نے کسان کے لیے کچھ کیا، یہ انہوں نے تمہارے ملک کو ڈیم دیے، اس سے بعد جتنی حکومتیں بھی آئی ہیں کسی نے بھی کسان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ تیل کی یہ پوزیشن ہے کہ جو رقبہ ہم تیار کرتے ہیں، زمین کی تیاری کرتے ہیں فصل کے لیے، کم از کم 20-25 دفعہ اس کو ہل چلایا جاتا ہے جب وہ زمین فصل کے لیے تیار ہوتی ہے، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ ہم ایک چیزل کی اس کا ایک دفعہ ہل پھیریں تو اس میں 25 لیٹر تیل لگتا ہے، ایک دفعہ میں ہی ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ یعنی دوسری اور تیسری دفعہ جو کہتے ہیں نا، ایک سی لانی، دو سی ہم لگائیں، روٹیویٹر لگانا، اس پہ 15 لیٹر تیل لگتا ہے۔ ہم اور اس کا کام کیا ہے، وہ صرف ایک 4 انچ اس میں مٹی کو، مٹی 4 انچ تک گہرا جاتا ہے، 4 انچ تک، اور ہم نے فٹ تک اس کو ہل چلانا ہے۔ وہ فٹ کے جاتے جاتے نا وہ 50,000 روپیہ خرچ ہو جائے گا جو تیل کی پوزیشن ہے، اور ان حکومتوں کو، ان لوگوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب پیداوار فی ایکڑ 10 من آئے گی۔ آگے نیکسٹ اگر آتی ہے، دیکھیں نا گندم کی کاشت نومبر میں شروع ہوتی ہے، تو کیا ہوگا جب ڈی اے پی بھی آپ اتنی مہنگی خریدنی پڑ رہی ہوگی؟ زمین کی تیاری ایک اہم رول ہے فصل میں، دوسرا رول ہے اس میں کھاد کا۔ کھاد کی یہ پوزیشن ہے کہ ڈی اے پی 13,000 سے بھی اوپر چلی گئی،
اور وہ بھی بلیک پہ پھر رہا ہے۔ اور وہ بھی بلیک میں ملتی ہے۔ اور 2 نمبر یوریا جو ہے وہ ہمیں 2700-2800 روپے کا وہ مل رہا ہے۔ اور جب ڈی اے پی گندم کو نہیں ڈالی جائے گی، اور اس کے ساتھ پوٹاش کا بہت اہم رول ہے۔ پوٹاش جو ہے وہ ہم ڈال ہی نہیں سکتے، ایک بوری ڈی اے پی کی لے لو پوٹاش کی تو ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ حکومت کل کو یہاں پہ خوراک کہاں سے پوری کرے گی اس 2200 کروڑ عوام کی، یہ کدھر سے لے کر آئے گی؟ اور اگر یہی انہوں نے کام کرتے رہنا ہے تو یہ لوگ اٹھ کر ان کا گریبان پکڑیں گے اور ان کو یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ انڈیا میں جیسے کسانوں نے احتجاج کیا، سڑکوں پہ آ گئے اور کافی مہینے بیٹھے تھے۔ پوزیشن ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ آواز اٹھ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی اتنی پوزیشن ہوئی ہے؟ میری جیب میں پیسہ نہیں ہے، اس دفعہ تو آپ دیکھیں کتنا نقصان کسان کا ہوا کہ جانوروں میں بیماری آئی، حکومت نے اس کے لیے ہمیں آگاہی بھی نہیں دی۔ دوائی تو کیا دینی تھی، اس کا علاج تو کیا کرنا تھا، اس کا ریلیف تو ہمیں کیا دینا تھا۔ جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں انہوں نے ہمارے آج تک کوئی ویکسین نہیں کی ہے۔ ہزاروں جانور اس کی نظر ہوئے ہیں، اس لیپی لاکھوں جانور اس کی نظر ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سرمایہ اس ملک کا تباہ ہوا ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ کسان کا، کسان، ایک عام مویشی پال کا، جو کہ اپنے مشکل وقت کے لیے ان جانوروں کو پال کے رہتے ہیں۔ وہ جانور 5 سال میں تیار ہوتا ہے، 5 سال کی محنت ہوتی ہے اس پر، ایک جانور کو تیار کرنے میں، جو 1 منٹ میں چلا گیا۔ اور ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان حکومتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ حکومتیں صرف اور صرف اپنا مال بنانے آتی ہیں، انہیں عوام اور اس ملک کے ساتھ کوئی محبت پیار نہیں ہے۔ یہ جھوٹے کرپٹ اور ڈاکو ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب عوام اٹھے گی، ان ڈاکوؤں کو ضرور پکڑے گی۔ ماں صاحب، آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جھنگ کے ساتھ ایک اور ظلم ہوا ہے، جس طرح کسانوں کے ساتھ تو ہو ہی رہے ہیں کہ مثلا گجرات جیسے ڈسٹرکٹ کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا، جھنگ ایک قدیم ضلع تھا، تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ اسے ڈویژن والی سائڈ پہ لایا ہی نہیں گیا، اگرچہ کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے تھے، کچھ اپنے طور پہ تحریکیں بنائی ہوئی ہیں، تو اس میں آپ ان لوگوں کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں جو اس تحریک کو لے کے چلتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جھنگ کے ساتھ زیادتی ہے؟ جی بالکل عدنان بھائی، جنگ کے ساتھ بالکل زیادتی ہے۔ 1852 میں ہمارا ضلع جنگ بنا تھا، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ تو جنگ ڈویژن بناؤ کہ یہ ہمارا اصل میں سیاستدانوں کا کام تھا، اس کو ڈویژن بنانے میں انہوں نے پین ہی نہیں لی، حالانکہ ان کو لینی چاہیے تھی۔ جب ڈویژن کا درجہ مل جاتا، اس ڈویژن کا درجہ ملنے کے بعد لوگوں کو روزگار ملتا۔ جو لوگ فیصل آباد ڈویژن میں جاتے ہیں، یہاں تمام دفاتر اور سہولیات جنگ کی عوام کو ضرور ملتی ہے، یہی آر پی او، یہی سارے دفاتر بننے تھے اور تمام مسائل اپنے یہی حل ہونے تھے۔ تو یہ کس ضلع جنگ کی عوام کے ساتھ تقریباً سم تھنگ ایگزیکٹ فگر تو نہیں میرے پاس، لیکن 30 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ کنفرم ہے، یہ اس 30 لاکھ عوام سے زیادتی ہے۔ اب نیکسٹ جب 2023 کا الیکشن آئے گا تو ہم ان سیاستدانوں کا اس بات کا سوال ہر میرا کسان، ہر مزدور، ہر شہری جو ضلع جنگ سے بلانگ کرتا ہے، یہ ان سیاستدانوں سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے جنگ کے لیے کیا کیا۔ بہت شکریہ۔ میں آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے آج ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا اور کسانوں کے مسائل کو اجاگر کرنے میں ہماری مدد کی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔